हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। आप लोग इस कोर्स को किस तरीके से कर सकते हो, इस कोर्स की ड्यूरेशंस क्या होती है, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है, इस कोर्स में एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, इस कोर्स के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाले, जो इंटरव्यू होने वाले, उसको लोग किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, इस कोर्स करने के बाद आपको सैलरी क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है, इस कोर्स को किस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कि हम लोग पायलट किस तरीके से बन सकते हैं, पूरा फुल्ली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर में। तो शुरू से आखिर तक बने रहो। तो फ्रेंड, इस कोर्स को आप दो तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला होता है कि आप आफ्टर 12th इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरा होता है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 12th जो है वो मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर होता है आफ्टर 12th। और आफ्टर ग्रेजुएशन होता है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का होता है। बहुत ही कम लोग इस कोर्स को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी लेवल का, आपको एनडीए वगैरह का आपको एग्जाम देना पड़ता है, ताकि एलिजिबल होते हो इस कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो मैक्सिमम लोग आफ्टर 12th एक सही डायरेक्शन यहाँ पे आप लोग को पूरा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को एडमिशन लेने के लिए आप लोग के पास 12th में पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम एटलीस्ट 55% होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका एज लिमिट, जो आपका एज जो मिनिमम 16 ईयर्स, एटलीस्ट आपके पास एज, आपका एज जो है मिनिमम 16 ईयर्स होने चाहिए आप, ठीक है। एंड सेकंड नंबर, अगर आप किसी आर्ट्स स्ट्रीम से, अगर आप किसी कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आपने 12th किया है, तो आप किसी ओपन बोर्ड से भी अपना स्कूलिंग करके आप आ सकते हो। ओपन बोर्ड से भी आप सर्टिफिकेट लेके आ सकते हो 12th का, और आप पीसीएम सब्जेक्ट लेके आप किसी ओपन बोर्ड से भी अपना 12th करके आप आ सकते हो। देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे ये इसकी रिक्वायरमेंट, आपकी आई प्रॉपर 6/6 होनी चाहिए, आपकी विजन अच्छी खासी होनी चाहिए यहाँ पे। फ्रेंड, देन आता है सबसे फर्स्ट प्रोसीजर आता है इसको ज्वाइन करने के लिए, आपको तो क्लास 2 का आपको एग्जाम देना पड़ता है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को अदर कोर्स में क्या होता है कि अदर कोर्स में आप लोग को अदर क्या होता है कि आप लोग पहले फॉर्म फिल करते हो, कॉलेज का एग्जाम देते हो, लेकिन ये जो कोर्स है, इस कैरियर ऑप्शन जो करने के लिए बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको ज्वाइन कर। सबसे पहले होता है आपका मेडिकल टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको क्लास 2 का मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। क्लास 2 का मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के फिर आप क्लास 1 के मेडिकल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है क्लास 2 का मेडिकल टेस्ट। तो फ्रेंड, क्लास 2 का मेडिकल टेस्ट देने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं, आपको सबसे पहले जाना है डीजीसीए की वेबसाइट पे। इसकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना, आप लोग अपना मेडिकल टीम से, वहाँ पे लिस्ट होती है मेडिकल टीम की, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ईमेल होता है, वहाँ पे आप लोग को आप लोग को अपॉइंटमेंट अपना बुक करना है। आप लोग को जब भी आप लोग को एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है, देन आप लोग का वहाँ पे जाकर फिर आपका एक अपॉइंटमेंट लोकेशन पर आपको एक सेंटर मिलता है, वहाँ पे जाकर फिर आपका मेडिकल चेकअप होता है। फ्रेंड, आपको क्लास 2 के अंदर क्या होता है कि क्लास 2 के अंदर आपको सारा मेडिकल चेकअप होता है, आपका फिजिकली और मेडिकली आप लोग का चेकअप होता है। बेसिकली ईयर चेकअप होता है, आपका आई चेकअप होता है, आपका नोज चेकअप होता है, और आपका लिसनिंग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। तो फ्रेंड, ऑल ओवर सारा का सारा कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है कि नहीं, तो ऑल ओवर सारा का सारा आपका मेडिकली और आपका फिजिकली चेक हुआ आता है क्लास 2 के अंदर में, ठीक है। क्लास 2 की जो, अगर आप क्लास 2 देते हो, क्लास 2 देने के बाद आप एलिजिबल होते हो क्लास 1 के लिए। तो फ्रेंड, क्लास 2 का जो एग्जाम का रिजल्ट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के 2 रिजल्ट एक्सपायर कर जाता है, मीन्स कि आपको 1 साल के अंदर क्लास 2 के बाद क्लास 1 एग्जाम को देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग को सिंपल से क्या करता है, आप लोग को डीजीसीए की वेबसाइट पर जाकर आप लोग को वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर आपको एक लोकेशन मिलता है, सेंटर मिलता है, वहाँ पे आप लोग को जाकर अपना एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम क्वालिफाई होने के डेफिनेटली एग्जाम ऑलमोस्ट स्टूडेंट लोग क्वालिफाई कर ही जाता है। अगर आपको लगता है कि आप मेडिकली फिट हो, कुछ भी ज़्यादा हार्ड मेडिकल चेकअप नहीं होता, बस एक नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है कि आप एक मेडिकली और आप लोग फिजिकली फिट हो कि नहीं। तो फ्रेंड, क्लास 1 में आप कह सकते हो कि सेम इसी तरह का मेडिकल चेकअप होता है क्लास 1 में। फिर क्लास 1 का मेडिकल चेकअप होने के बाद आप लोग क्लास 1 का जो मेडिकल चेकअप होता है वो अराउंड 3 डे के आता है, वो मेडिकल चेकअप चलता है। तो डीजीसीए को आपको सर्टिफिकेट वो भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। देन क्या होता है, आपका सबसे पहले आप मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं। मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, एग्जाम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम कंडक्ट कराता है डीजीसीए, एग्जाम कंडक्ट कराता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो होता है वही आपका सारा चीज करता है। तो ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। और फ्रेंड, ये जो एग्जाम होता है वो 5 to 6 टाइप्स का एग्जाम होता है। आप लोग को हर एग्जाम आप लोग को देना पड़ता है, हर एग्जाम आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप एक एग्जाम दिए, क्वालिफाई नहीं होता, फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट का चांस मिलता है, आप फिर एग्जाम देते हो। देन आप एग्जाम क्वालिफाई करना। फिर इसमें एग्जाम क्या होता है, एग्जाम जो होता है वो 5 से 6 तरह का होता है। एयर नेविगेशन होता है, एयर रेगुलेशन होता है, देन एविएशन मेट्रोलॉजी होता है, देन टेक्निकल स्पेसिफिक होता है, देन टेक्निकल जनरल होता है। तो फ्रेंड, ये 5 तरह का एग्जाम होता है। और बेसिकली एक और होता है आरटीआर एग्जाम। फ्रेंड, ऑल ओवर मिला के ये 6 टाइप्स के एग्जाम होते हैं। 6 टाइप्स के एग्जाम आप लोग को देने पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और हर एग्जाम की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, हर एग्जाम की क्वेश्चंस अलग होते हैं, हर एग्जाम की जो पैटर्न होती है वो थोड़ी बहुत अलग होती है। सारी की सारी क्वेश्चन जो बेसिकली होता है वो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन होता है। जो आरटीआर होता है, आरटीआर में बेसिकली क्या होता है, आरटीआर में 2 पार्ट्स होता है, ठीक है।
RTR में दो पार्ट होता है, एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम और एक होता है इंटरव्यू। फ्रेंड बेसिकली सारा का सारा एग्जाम जो होता है वो MCQ बेस पे होता है, लेकिन एक एग्जाम जो होता है वो RTR जो होता है, RTR में क्या होता है, एक होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटरव्यू दोनों को दोनों आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। और इस एग्जाम में मैक्सिमम लोग को बैक लगा था, क्योंकि इस एग्जाम में तो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है, इसमें आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक होती है। ठीक है, इंटरव्यू देनी पड़ती है, तो आप लोग को दोनों आप लोग क्वालिफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आप लोग यहाँ पे मार्क्स कितने लाने पड़ते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो सारे के सारे एग्जाम में जो आप लोग को मार्क्स क्वालिफाई होने की 70% एबव होनी चाहिए सारे एग्जाम में। चाहे आप एयर नेविगेशन का एग्जाम दो, चाहे आप एयर रेगुलेशन का एग्जाम दो, चाहे आप एविएशन मेट्रोलॉजी का दो, चाहे आप टेक्निकल स्पेसिफिक का, चाहे आप टेक्निकल जनरल का दो। 5 तरह का जो एग्जाम होते हैं, इस एग्जाम में क्या होता है ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हो कि इस एग्जाम में 70% एबव आपको मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, और एग्जाम की जो क्या होती है कि हर एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कि मान लो कि कोई एग्जाम होता है, जैसे कि मान लो एयर नेविगेशन है, वो आप 3 से 5 बार दे सकते हो। ठीक है, अपने लाइफ में 3 से 5 बार वो एयर नेविगेशन एग्जाम दे सकते हो। वहीं पे अगर एयर रेगुलेशन की बात करें तो एयर रेगुलेशन आप 1 से 3 अटेम्प्ट तक ही दे सकते हो। वहीं अगर एविएशन मेट्रोलॉजी की बात है तो वहीं आप 1 से 3 बार दे सकते हो। टेक्निकल स्पेसिफिक का एग्जाम आप सिर्फ 1 ही बार दे सकते हो। टेक्निकल जनरल, तो फिर टेक्निकल जनरल का आप 3 से 5 बार एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आता है फ्रेंड RTR। फ्रेंड RTR जो होता है मोस्ट कॉमन और बहुत डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि RTR में आप लोग को बैक लगते हैं, RTR में आप लोग का पेपर क्लियर नहीं होता इजीली। इसी वजह से यहाँ पे आप लोग को 7 to 10 अटेम्प्ट यहाँ पे आप लोग को चांसेस दिया गया। सारा सारा एग्जाम जो होता है वो DGCA कनेक्ट कराता है, लेकिन RTR एग्जाम जो होता है वो DGCA एज वेल एज WPC जो होता है वो एग्जाम कनेक्ट कराता है। तो फ्रेंड देन क्या होता है कि आप लोग एग्जाम दे चुके होते हो, आप लोग मेडिकल दे चुके होते हो, क्लास 1 क्लास 2 मेडिकल दे चुके हो। देन उसके बाद क्या होता है, एग्जाम देने के बाद क्या होता है, आप एलिजिबल होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड देन आती है कॉलेजेस की बात। आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, आप लोग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है आप लोग को कोर्स करने के लिए, आप लोग को पायलट की ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए आप लोग को एडमिशन मिलता है। तो इस कोर्स को करने के लिए जो कॉलेजेस होती है, उस कॉलेजेस की ऑल ओवर इंडिया के अंदर में 43 कॉलेजेस है। आप लोग ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि आप लोग जिस भी कॉलेज जिस भी इंस्टीट्यूट से आप अपना कोर्स कर रहे हो, वो कॉलेज जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो DGCA से अप्रूव्ड है कि नहीं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से वो अफिलिएट है कि नहीं। देन उसके बाद क्या होता है कि आप लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाते हो। तो फ्रेंड मैं आप लोग को कुछ कॉलेजेस में आप लोग को नाम बता दूँ, जस्ट लाइक द मुंबई फ्लाइंग क्लब हो गया, देन हो गया एडवेंचर्स फ्लाइट एजुकेशन, देन हो गया नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, देन हो गया एरो इंजीनियर विद्यापत। तो फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर 43 इंस्टीट्यूट के आसपास है, तो आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हो। फ्रेंड अब मैं बात करूंगा अब्रॉड स्टडी के लिए। फ्रेंड बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं फॉरेन कंट्री जाके अपनी एग्जाम दे सकता हूँ, फॉरेन कंट्री जाके मैं अपनी स्टडी कर सकता हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड ये भी है, आप लोग आराम से फॉरेन कंट्री में जाके अपना एडमिशन ले सकते हो। आप लोग फॉरेन कंट्री में जाके एडमिशन लेके आप लोग स्टडी करके अपना लाइसेंस लेके वहाँ से आ सकते हो। देन आप लोग यहाँ अपना लाइसेंस ट्रांसफर करवा सकते हो अपने इंडियन लाइसेंस में। ठीक है, बट सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि अपने इंडिया के जो कॉलेज की फ़ी है वो अराउंड आप लोग समझते हो 60 to 70,000 के आसपास आप लोग पर मंथ लग जाता है। ठीक है, ऑल ओवर ये समझ लो कि जो कोर्स होता है वो 3 से 4 साल का ड्यूरेशन होता है। इस कोर्स की टोटल फीस जो अराउंड पड़ जाती है वो 60 to 80 लाख के आसपास इस कोर्स की फ़ी पड़ जाती है। ठीक है, और ये हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हमेशा ये अपडेट होती रहती है। तो मैं किसी भी कॉलेज का फिक्स प्राइस नहीं बता पाऊंगा, किसी भी कॉलेज के मैं फी स्ट्रक्चर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमेशा ये अपडेट होता रहता है, हमेशा ये इंक्रीज़ करता रहता है। डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फी स्ट्रक्चर है, लेकिन आप लोग ये एवरेज मान सकते हो कि यार 16 to 80 लाख के आसपास वो फी स्ट्रक्चर पड़ जाता है। ठीक है, अब फिर अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो फॉरेन कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी एकेडमी है जो ये कोर्स कराती है। ठीक है, एक है CAE ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी, यहाँ से भी आप लोग कोर्स कर सकते हो, बहुत ही फेमस कॉलेजेस है। देन आता है CT विंग्स, देन आता है फ्लाइट विंग एकेडमी, देन आता है फ्लाइट सेफ्टी एकेडमी, और फिर सिंगापुर फ्लाइट्स कॉलेज में। मीन्स कि बहुत सारे जो कॉलेजेस है, बहुत सारे फॉरेन कंट्री में बहुत सारी कॉलेजेस आप लोग आराम से जाके कोर्स अपना कर सकते हैं। और फ्रेंड मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात, जो फ्रेंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इस कंट्री से अगर आप कोर्स करते हो तो फ्रेंड आप लोग को RTR एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मीन्स कि वहाँ पे जो 5 एग्जाम थे एंड 6 जो थे, उसके साथ साथ आप लोग को RTR एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट एग्जाम। फ्रेंड अगर आप लोग कॉमनवेल्थ कंट्री से ये कोर्स करते हो तो आप लोग को RTR एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इंडिया से करते हो तो आपको एग्जाम कंपलसरी है। तो फ्रेंड वहीं पे अगर आप USA कंट्री से कोर्स करते हो अपना, तो आप लोग को 2 एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, जो पहला हो गया आप लोग को टेक्निकल स्पेसिफिक एग्जाम और दूसरा हो गया टेक्निकल जनरल का होता है। ये 2 एग्जाम आप नहीं भी दोगे तो आप वहाँ से जाके अपना कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसी वजह से USA ज्वाइन करते हैं, USA से वो लोग कोर्स करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग जान लो कि अगर आप किसी भी कंट्री से आप कोर्स करके आते हो, किसी भी फॉरेन कंट्री से अगर आप कोर्स करके आते हो, तो आप लोग को 6 मंथ के अंदर आप लोग को लाइसेंस अपना चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चेंज करवाते तो फिर आपको फिर उस कंट्री में जाके फिर आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग टाइम पीरियड वहाँ देना पड़ेगा। फिर आपको कुछ ट्रेनिंग देने के बाद फिर आप यहाँ पे आके एलिजिबल हो पाते हो लाइसेंस चेंज करवाने के लिए। ठीक है, लाइसेंस का कन्वर्ट कराने के लिए। तो फ्रेंड देन मैं आप लोग बता दूँ कि लाइसेंस के बारे में। फ्रेंड लाइसेंस बेसिकली 3 तरह का लाइसेंस होता है। पहला होता है कि आप लोग को एज ए स्टूडेंट जैसे कोर्स में ज्वाइन करते हो तो आप लोग को स्टार्टिंग में आप लोग को लाइसेंस मिलता है। तो फ्रेंड पहला होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, दूसरा होता है
प्राइवेट पायलट लाइसेंस और तीसरा होता है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। ये उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मीन्स कि आपको सबसे पहले आप लोग को स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपकी एज जो होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी एज 16 होती है, एंड 16 के बाद क्या उस टाइम पे आप लोग को जो होता है वो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है। ठीक है, लाइसेंस में क्या होता है कि आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर, मीन्स आप ट्रेनिंग कर सकते हो, कहीं से भी अपना ट्रेनिंग कर सकते हो बेसिकली। ठीक है फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट उठ रहा होगा कि भाई इसकी फीस इतनी हाई क्यों होती है। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड होती है उसकी जो फीस होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि आप लोग को चलाने के लिए, आप लोग को रन कराने के लिए एक जेट मिल रहा होता है। ठीक है, एक फ्लाइट मिल रहा होता है। इसी वजह से इसकी फ्यूल की जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, आप लोग को ऑब्वियसली पता ही होगा। देन इसी वजह से इसकी ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, और बहुत ही कम कंपनीज, जो बहुत ही कम इंस्टीट्यूट जो है वो इस चीज़ को प्रोवाइड करा पाती है। ठीक है, इसी वजह से इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत ही हाई होती है। तो फ्रेंड देन आती है सैलरी की। तो फ्रेंड सैलरी डिपेंड करता है कंपनी पे। एज अगर फ्रेशर हो तो आपको फ्रेशर ये समझ लो कि 1.5 लाख के आसपास आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है। ठीक है, एंड डिपेंड करता है कंपनी पे सैलरी। बेसिकली मैं स्टार्टिंग में कहूँगा कि आप लोग 1 से 1.5 लाख के आसपास आप लोग स्टार्टिंग में सैलरी समझ सकते हो। ठीक है, देन आप लोग कुछ वर्क टाइम करने के, तो कुछ आपको एक्सपीरियंस आने के बाद देन आपका सैलरी इंक्रीज करता था। ठीक है, एंड इसमें सैलरी अच्छी खासी सैलरी इसमें पहुँच जाती है। अराउंड आपके पास अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप लोग का 50 लाख पर एनम का भी आप लोग का पैकेज मिलता है, उससे भी हायर अमाउंट में मिलता है। वो डिपेंड करता है कंपनी पे, इसमें सैलरी डिपेंड करता है कंपनी पे। ठीक है, और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मिल जाती है आप लोगों को। ठीक, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके अगर आप जॉब करते हो तो उसमें अच्छी खासी, और उसमें आप लोग को इंडिया से 2 से 3 टाइम ज़्यादा सैलरी मिल रहा होता है। मीन्स कि उसकी करेंसी हाई होती है, तो ऑब्वियसली आप लोग को सैलरी होती है वो हाई अमाउंट में मिल रही होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। और आपको ये नहीं होता कि आपको वर्किंग आवर बहुत ही कम होता है। मीन्स कह सकते हो कि यहाँ पे आप लोग को 1 वीक के अंदर में आप लोग को 48 आवर्स की वर्किंग आवर मिलती है। 1 शिफ्ट के बाद क्या होता है, मीन्स कि 1 शिफ्ट के बाद आपको 8 आवर्स का ब्रेक मिलता है। देन आपका सेकंड शिफ्ट। तो फ्रेंड देन आप लोग प्राइवेट जेट में भी आप लोग जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट में भी आप लोग एज वेल एज गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हो, और फिर आप लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में भी आप लोग जॉब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी फैसिलिटी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सैलरी डिपेंड करता है कंपनी पे। सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी आप लोग को सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप जॉब प्रोफाइल की बात करो तो जॉब प्रोफाइल डिपेंड करता है आप लोग किस एयरलाइंस में जॉब करते हैं। मीन्स आप लोग अगर नेशनल एयरलाइंस में जॉब करते हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन में अगर जॉब करते हो तो उसकी कंपनीज जो होती है वहाँ पे उसकी कंपनी डिफरेंट होती है, तो आपकी सैलरी डेफिनेटली डिफरेंट होती है। ठीक है, और फ्रेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की सैलरी आपकी डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर में। ठीक है, आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पर सैलरी जो होती है वो ऑल ओवर एक्सपीरियंस पे ऑब्वियसली हर फील्ड में मैटर करती है, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से मैटर करती है। अगर आप जितना अगर आपका हाई एक्सपीरियंस होगा उतना से उतना आपको हाई सैलरी हो। तो फिर आप लोग नेशनल एयरलाइंस में जॉब कर सकते हो, इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब कर सकते हो, किसी प्राइवेट जेट में जॉब कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल में जॉब कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स की इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड मैं आप लोग बताता हूँ एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। आप लोग को सिंपल सा करना है, सिंपल सा आप लोग को करना है कि आप लोग को DGCA की वेबसाइट पर जाकर आप लोग को अप्लाई करना होता है। ठीक है, वहाँ पे अप्लाई करने के वहाँ पर आप लोग को अपना अकाउंट, अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है। प्रोफाइल बनाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे मांगी जाती है, वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सिग्नेचर करने के बाद आप उसको पोस्ट कर देना है DGCA, यानी कि DGCA का जो ऑफिस है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो ऑफिस है वहाँ पे आप लोग को पोस्ट कर देना है। ठीक है, बेसिकली इसका न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, तो आप वहाँ पे आप लोग को पोस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग को DGCA जो आपको कंटिन्यूसली वो आप लोग को कम्युनिकेट कर लेगा। तो यही इसका प्रोसीजर है। और आप लोगों को मैं सिंपल सा बता दें कि आप लोग को सिंपल से इसकी वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई करो। वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद वहाँ पे आप लोग मेडिकल टीम है, वहाँ से आप लोग उसको आप अपनी अपॉइंटमेंट लो, मेडिकल अपना क्लास 2 एग्जाम दो, फिर उसका क्लास 1 एग्जाम दो। ठीक है, देन जो उसका जो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जो उसका एग्जाम होता है 5 से 6 तरह का वो जो एग्जाम होता है वो एग्जाम दो। एग्जाम देने में हो सकता है आपको क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, आप लोग वेट करो, फिर आप प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करने का फिर आप एग्जाम दो। तो फ्रेंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।